नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड, हमने पूर्व के एपिसोड में आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को भी हल कराया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज जो कि आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत गणित विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, फिर त्रिभुज के प्रकारों पर चर्चा होगी। इसके बाद ये भी जानेंगे कि परीक्षा में प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाता है और उन प्रश्नों को हम सरलतम तरीके से किस प्रकार परीक्षा में हल कर सके। तो आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, इसलिए ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एपिसोड के शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड, और एक बात, जिन लोगों ने स्टडी विद अभिषेक 247 को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हें अपनी परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने से मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, आपको नंबर सिस्टम मिल जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप उन्हें देख करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं बगैर समय गवाए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं, या हम ये कह सकते हैं अ फिगर बाउंडेड बाय द थ्री साइड नोन एज द ट्राइंगल। एक ऐसी आकृति जो तीनों ओर से तीन भुजाओं से घिरी हो, बंद हो, क्या कहलाएगा? आपका त्रिभुज कहलाएगा। तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और एक त्रिभुज के तीन कोने होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है। एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, और ये तीन रेखाखंड से मिलकर के एक आकृति बनी है और ये बंद है। ये क्या कहलाएगा? आपका त्रिभुज। क्या कहलाएगा? आपका त्रिभुज। अब देखिए, ये इसका एक कोना हो गया, इसका एक ये कोना हो गया, इसका एक ये कोना हो गया। ये तीन कोने हो गए त्रिभुज के, ठीक है। तीन भुजाएं हो गई, तीन कोने हो गए। अब देखिए, इन कोनों पर जो कोण बनता है, ये तीन कोण हो गए। दो भुजाएं जहां पर मिलती हैं, जो झुकाव होता है दो भुजाओं के मिलने पर, उसे कोण कहते हैं। तो ए बी सी, ए जहां पर ए लिखा है ये कोण क्या हो गया? आपका ए कोण हो गया। जहां पर बी लिखा है, जहां पर मिल रही है ये दो रेखाएं, वहां बी है, बी बिंदु पर मिल रही है, तो ये क्या हो गया? बी कोण हो गया और ये सी कोण हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं कोण सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी कोण ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी स्मॉल बी वो ऐसी कोण बी या एंगल बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम त्रिभुज की भुजाओं को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, हमें किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं को दे रखा हो और हमसे ये पूछा जाए क्या इससे त्रिभुज बन जाएगा? क्या त्रिभुज बनना संभव है? तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज बनेगा अथवा नहीं बनेगा? भाई जरूरी थोड़ा है तीन भुजाएं दे रखी हो तो हर तीन भुजाओं से मिलकर के एक त्रिभुज बन ही जाएगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे कि त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, इसको कैसे ज्ञात करना है, इसको समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अन्य शेष दो भुजाओं के योग से बड़ी है अथवा बराबर है, तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी भुजा छोटी होनी चाहिए अन्य दो भुजाओं के योग से, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2, 2 और 5, ये तीन भुजाएं दे रखी है किसी त्रिभुज की। हमसे पूछा जाएगा क्या त्रिभुज संभव है अथवा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो सबसे दो छोटी भुजाएं हैं उनका योग करेंगे। तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया? 4। और सबसे बड़ी भुजा हमारी कितनी है? 5। इस 5 से क्या होना चाहिए? ये योग बड़ा होना चाहिए। छोटी भुजाओं, जो दो छोटी भुजाएं बची हैं, उनका योग क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और यहां पर बड़ा नहीं है, बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ी भुजा बड़ी है। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का बनना संभव नहीं होगा। मान लेते हैं 2 इधर बना दिया, 2 हमने इधर बना दिया।
ये 2 इधर ड्रॉ कर दिया, 2 इधर ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया 5। तो ये बन ही नहीं रहा है, ये बंद हो ही नहीं रहा है, तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए था कि इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी सबसे बड़ी भुजा के योग से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि दी गई भुजाओं से क्या त्रिभुज संभव है अथवा नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप ये जांचेंगे कि उसकी सबसे बड़ी भुजा अन्य दो शेष भुजाओं के योग से अगर छोटी है तो त्रिभुज संभव है, और बड़ी है अथवा बराबर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको बता दिया त्रिभुज कब संभव होगा। त्रिभुज संभव तब होगा जब किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी हो तो त्रिभुज बन जाएगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड, अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं हमसे ये कहा जाए 2, 3 और 4, ये 3 भुजाएं दे रखी हैं किसी त्रिभुज की। एक दे रखी है 2, एक दे रखी है 3 यूनिट, एक दे रखी है 4 यूनिट। क्या त्रिभुज बनना संभव है अथवा नहीं? तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे, देखिए 2, 3, 4, ये देखिए इन दो भुजाओं का योग देखिए सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी इसमें? 4 हो गई। अन्य दो छोटी भुजाएं कौन सी हो गई? 2 और 3 हो गई। इन 2 और 3 का योग करो, 2 + 3 क्या हो गया? 5 हो गया। और 5 ये सबसे बड़ी भुजा के योग से क्या है? बड़ा है। इस कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम त्रिभुज को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा हम कोणों के आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा प्रकार हो जाएगा हम त्रिभुज को साइड्स अथवा भुजाओं के आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज को कोणों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हम ये जानते हैं। तो पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण क्या होता है? देखिए न्यून कोण जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएगा? न्यून कोण। 90 डिग्री से कम को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, तो अब पहले क्या बात हो रही है? बात हो रही है न्यून कोण त्रिभुज की। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे, 90 से कम होंगे। कोई भी कोण 90 से ज्यादा नहीं होगा, सारे न्यून कोण होंगे। और ए, बी और ये हो गया सी, तो ये सभी कोण कैसे होंगे? ये भी न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। और ये सारे ही कोण, ये भी क्या होगा? न्यून कोण होगा, और ये भी न्यून कोण होगा। तो सारे कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। कैसे होंगे? सारे कोण न्यून कोण होंगे। तो क्या कह सकते हैं हम? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कैसे हो? न्यून कोण हो, तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, इसको हम बना दे रहे हैं ऐसे रफली। ठीक है, ए बी सी। ठीक, अब आ जाते हैं हम बात, दूसरा है इसका अधिक कोण, नहीं सॉरी, समकोण त्रिभुज। क्या है इसका? समकोण त्रिभुज। अब देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, कम से कम एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री। समकोण किसको बोलते हैं? समकोण होता है 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा, या राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश का है। कोण बी बराबर क्या है इसमें? 90 अंश का है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा आपका? ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक कोण क्या है? 90 डिग्री का होगा, तो वह क्या कहलाएगा? आपका समकोण कहलाएगा। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या है आपका? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? इसमें आपका एक कोण 90 अंश से अधिक होगा। क्या होगा इसमें? 90 अंश से अधिक होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए ए बी सी, ये तो न्यून कोण हो गए, ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। अधिक कोण का मतलब हो गया कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा क्या कहलाएगा? आपका अधिक कोण कहलाएगा। और
ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो, अधिक कोण हो, वह क्या कहलाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो पहला आपका हो गया न्यून कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर पहला कौन सा हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। इसके सभी कोण कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक कोण आपका कैसा होता है 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, समकोण होता है, तो वह क्या कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तीसरा आपका क्या है आपका अधिक कोण त्रिभुज। इसमें इस त्रिभुज के अंतर्गत एक कोण आपका अधिक कोण होगा या 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा, बाकी दो कोण कैसे होंगे न्यून कोण होंगे, क्या कहलाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये तो हो गई कोणों के आधार पर बात। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कैसे बांटा जा सकता है, इसको जानने से पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम इसको एक समराइज करके लिख दिया है, हमने समरी बना करके लिख दी है, इसको थोड़ा सा समझ लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज क्या है। तो हमने क्या लिखा है, कोणों का संक्षिप्त विवरण, समरी ऑफ द एंगल साइड, कोणों के प्रकार और कोणों का नाम। इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपके काम आएगा, ये काम आने वाली चीज है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। पहला है शून्य कोण या जीरो एंगल, क्या बोलेंगे हम जीरो एंगल। तो 0 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं हम शून्य कोण बोलते हैं। ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 हो क्या कहलाएगा शून्य कोण कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यून कोण या एक्यूट एंगल, क्या है एक्यूट एंगल। तो ऐसा कोण जिसका मान या थीटा की वैल्यू 0 से 90 अंश के बीच हो, 0 से 90 अंश के बीच हो, क्या कहलाएगा आपका न्यून कोण कहलाएगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा क्या कहलाएगा आपका न्यून कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका समकोण राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा कोण जो 90 अंश का हो, क्या कहलाएगा आपका समकोण कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 अंश की हो क्या कहलाएगा राइट एंगल कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल या ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, या 90 से 180 अंश के बीच के कोण को क्या कहेंगे आप अधिक कोण कहेंगे। 90 से बड़ा और 180 से छोटे को क्या कहेंगे आप अधिक कोण कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है ऋजु कोण या रेखीय कोण भी कह सकते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण कहेंगे। बृहद कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, क्या कहलाएगा आपका बृहद कोण कहलाएगा या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का क्या कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल कहलाएगा। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया 0 डिग्री, यहीं पर A है और यहीं पर क्या है B है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हो गया तो 0 डिग्री हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है आपका न्यून कोण। देखिए ये हो गया, A से नाप रहे हैं, और ये कोण B हो गया, तो ये जो क्या हो गया आपका 90 अंश से कम का क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण हो गया, ठीक। इसके बाद आपका समकोण, समकोण आपका ये हो गया, ये आपका A हो गया, ये हो गया, ये B हो गया। A से मेजर करा तो ये 90 अंश का कोण क्या हो गया आपका समकोण हो गया, ठीक है। अब है अधिक कोण। अधिक कोण क्या हो गया आपका, देखिए ये हो गया A हो गया, ये O हो गया, OA से मेजर कर रहा है 90 से बड़ा ये कोण, तो ये क्या कहलाएगा आपका B है, तो ये क्या कहलाएगा AOB, ये क्या कहलाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण कहलाएगा, सॉरी त्रिभुज नहीं अधिक कोण कहलाएगा या ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, ठीक। फिर आपका ऋजु कोण, ये तो आपका O बिंदु हो गया, O से ये A हो गया और यहां पर B, तो ये एक रेखा हो गई, यहां से यहां तक नापेंगे एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, ये एक क्षैतिज रेखा हो गई, इसे कहेंगे आपका ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। बृहद कोण, एक बृहद कोण का मतलब हो गया रिफ्लेक्स एंगल, तो ये A हो गया, ये O हो गया और B यहां पर है, तो ये पूरा नापेंगे, यहां से चलेंगे और यहां तक पूरा नापेंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका बृहद कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका ये एंगल क्या कहलाएगा आपका बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण का मतलब हो गया कि यहां पर A था OA और ये पूरा घूम के चले और B भी कहां पर हो गया यहां पर, यहीं पर B आ गया, पूरे चक्कर लगाने के बाद भी मिला, तो ये 360 का एंगल क्या कहलाएगा आपका संपूर्ण कोण कहलाएगा।
ये थोड़ी सी जानकारी है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको समझाया था। ठीक है फ्रेंड, अगला समझते हैं। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों जिनका योग 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। तो एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी, एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे या संपूरक कोण कहलाएंगे। अब इसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल, तो अब देखिए ये हो गया, ये यहां पर सी हो गया, ये ओ हो गया, ये ए बी हो गया। तो देखिए ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 90 अंश हो, क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा और या पूरक कोण कहलाएगा। ये भी बहुत जानना जरूरी था। तो हमने कोणों के आधार पर पढ़ा था कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है। अगर हमें भुजाएं दे रखी हो और हमसे पूछा जाए किस प्रकार का त्रिभुज है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, तो हम कैसे बता पाएंगे? तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं हो, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज की भुजाएं हो और सी सबसे बड़ी भुजा हो, सी सबसे बड़ी भुजा हो उस त्रिभुज की, तो पहली कंडीशन है ए प्लस बी का स्क्वायर, छोटी भुजा, तो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बराबर तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है। यही क्या है? आपकी पाइथागोरस थ्योरम भी यही है। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग आपस में क्या हो? बराबर हो, तो कैसा हो जाएगा आपका त्रिभुज? समकोण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन है a प्लस बी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। कहने का मतलब यह है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो, तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इसके बाद की कंडीशन क्या है? a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग से बड़ा हो, तो एंगल या त्रिभुज किस प्रकार का हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, हमें ये तीन कंडीशन याद रखनी है। अगर हमें कोण नहीं दे रखे हैं और भुजाएं दे रखी है, हमसे पूछा जाए ये त्रिभुज किस प्रकार का है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें ये तीन कंडीशन दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। कहने का मतलब है किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो, तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तीसरी बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज होगा। हम इस आधार पे ज्ञात कर सकते हैं भुजाएं अगर दे रखी हो कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब भुजाओं के आधार पर देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। देखिए, पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब स्केलिन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए, विषम बाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, कोई भी भुजा समान ना हो, कोई भी कोण समान ना हो, क्या कहलाएगा? आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, अर्थ से पता लग रहा है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा।
और जो दो भुजाएं समान होंगी उनके सामने वाले कोण भी समान होंगे। ये भी कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं और दो भुजाएं समान होती हैं। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अब आता है इसके बाद समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का समबाहु सभी भुजाएं समान, ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो, क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। ये तीनों त्रिभुज हो गए। अब समझ लेते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, सभी कोण असमान हो। दूसरा, ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज, कोई दो भुजाएं समान हो, समान भुजाओं के कोण भी समान होंगे। तीसरा है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण समान होंगे। अब देख लेते हैं इसको। देखिए इसकी तीनों भुजाएं ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, इसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, इसके तीनों कोण भी अलग हैं। तो ना तो कोई कोण समान है और ना ही कोई इसकी भुजा समान है। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? आपका विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग। तो ए के सामने वाली भुजा ए मान ली, बी एंगल के सामने वाली भुजा बी मान ली और सी के सामने वाली भुजा सी मान ली। भुजाओं को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो परिमाप का मतलब हो गया इस बीसी भुजा की लंबाई ए हो गई, सी ए भुजा की लंबाई बी हो गई और ए बी भुजा की लंबाई सी हो गई। तो तीनों का योग क्या कहलाएगा? आपका परिमाप। अब देखिए अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर हमें इसका एरिया निकालने को कहा जाएगा, किसी विषमबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, उसका क्षेत्रफल निकालने को कहा जाएगा तो हीरोन फार्मूला से निकालेंगे। तो क्या होगा? अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। अगर आपसे परिमाप निकालने को कहा जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर निकालना है, एस निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और क्षेत्रफल निकालना है तो ब्रैकेट वो सॉरी अंडर रूट, फिर अंडर रूट के अंदर s, फिर s माइनस ए, फिर s माइनस बी ब्रैकेट, फिर s माइनस सी। ये फॉर्मूला लगाना है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड, हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो या कोई दो कोण समान हो, क्या कहलाएगा? आपका समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए यहां पर ये ए बी सी एक कोई त्रिभुज है जिसकी ये वाली भुजा, ये भुजा समान है, या ए सी बराबर ए बी, ये दो भुजाएं समान है। इनको क्या मान लेते हैं हम? इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a और ये a दोनों समान है और ये क्या हो गया? b। तो जो असमान भुजा होगी वो इसका क्या बन जाएगी? आधार। क्या बन जाएगी? इसका आधार। क्या बन जाएगी? इसका आधार। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस ए मिलकर के 2a और प्लस b, तीनों भुजाओं का योग होता है वैसे परिमाप। तो a और a मिलकर के 2a प्लस b, इसका परिमाप हो गया। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और इसका आधार क्या है? b। इसका आधार क्या है? b। 1/2 आधार तो ये हो गया। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? हम यहां मान लेते हैं h। ये क्या हो गई? h हो गई। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर इसका हाफ हो गया, ये इतना हिस्सा हाफ हो गया। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करेंगे। यहां से b, ये पॉइंट जो है ऊपर मिल रहा है, ये ऊपर मिल रहा है यहां पर, और ये पूरी की लंबाई कितनी है? b है। तो यहां तक कितनी हो जाएगी? b/2 हो जाएगी यहां तक की लंबाई। तो h क्या आ जाएगी? h इसकी आ जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 का b/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 इंटू b इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपसे कहा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो आप क्षेत्रफल के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, या तो आपको एस दे रखी हो, या तो आपको एस दे रखी हो,
क्षेत्रफल बराबर ये भी होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। हमने हाइट यहां पर नहीं पता थी तो हमने h बराबर निकाला था। h बराबर क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस आधार क्या है इसका b/2, तो माइनस का b²/4। तो यहां पर h की जगह हमने ये रखा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण समान हो। तो इसका देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण समान हो। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। ये कह सकते हैं ए बी सी, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये तीनों आपस में बराबर हैं। हमने इसको मान लिया ए, इसको ही मान लिया ए, इसको ही मान लिया ए। तो परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस ए मिलकर के 3a क्या हो जाएगा 3a। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4a²। क्या हो जाएगा √3/4a²। कैसे हो जाएगा, जब आप निकालेंगे इसकी हाइट निकालेंगे, हमें क्या होता है, वैसे साधारणतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। जब हम h निकालेंगे तो h इसकी कितनी निकल करके आएगी, h निकल करके आएगी यहां पर देखिए ये a/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये a² हो जाएगा। तो a² माइनस a²/4 तो आ जाएगा 3a²/4 अंडर रूट में, तो आ जाएगा √3a/2। और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 1/2 क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर, वैसे साधारणतः देखा जाए क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस इसका क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1/2 और हाइट कितनी निकल के आई √3/2a। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा √3/4a²। हमने तीनों चीजों को समझ लिया। पहला आपका विषमबाहु है, दूसरा आपका समबाहु त्रिभुज है और अगला क्या है आपका समबाहु त्रिभुज। हमसे जब भी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो हमसे क्षेत्रफल निकालने को पूछा सकता है, परिमाप निकालने को पूछा सकता है, त्रिभुज की प्रकृति के बारे में पूछा सकता है, त्रिभुज संभव है या नहीं है ये भी सब हमसे पूछा जा सकता है। तो हमने आज ये सीखा है, इस पर आधारित सवाल भी हल करेंगे, किस प्रकार से क्षेत्रफल को निकाला जाए, किस प्रकार से परिमाप को निकाला जाए, तो ये भी सब सीखेंगे। इसके बाद हम एक चीज और देख लिए, अगला एक महत्वपूर्ण त्रिभुज है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है समकोण त्रिभुज। इससे भी सवाल बहुत आते हैं। वैसे तो हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम में समझा दिया था, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज अभी हमने बताया था ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है। ए के सामने वाली भुजा ए हो गई, सी कोण के सामने वाली भुजा सी हो गई और इसके सामने की भुजा बी हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पर क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर क्या है आपका 90 अंश। ठीक है, एंगल बी बराबर हो गया 90 डिग्री हो गया आपका। तो ये एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर हमसे परिमाप कहा जाएगा तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर हमें त्रिभुज की तीन भुजाएं रखी हैं, ये भी विषमबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग भी हो सकती हैं और समान भी हो सकती हैं इसकी कोई दो भुजाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। बात हो रही समकोण की, कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, वह कोण क्या, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो उसका परिमाप बराबर क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये इसका बेस हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री किन दो भुजाओं के बीच बनना है, एक तो बीसी के बीच बनना है और एक एबी के बीच में बनना है। तो जो क्षैतिज होगी वह इसका आधार हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर होगी परपेंडिकुलर होगी वो इसका क्या बन जाएगा हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब हम चीज समझ लेते हैं। देखिए एक कोण 90 डिग्री, तो शेष दो कोण कितने होंगे
शेष दो कोण होंगे न्यून कोण, उन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या ये कह सकते हैं अंतः कोणों का योग, क्योंकि ये तीनों कोण क्या है अंतः है, ठीक है। कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश है, तो शेष दो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे कहा जाए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे बेस इनटू हाइट। प्रभाव निकालने को कहा जाए तो हम ये लगा सकते हैं। अब यहां पर एक बात समझ लेते हैं, और अगर हमारे पास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और उसकी दो भुजाएं कैसी हैं समान है, ये भुजा और ये भुजा दोनों का परिमाण दोनों कैसी हैं समान है। मान लेते हैं ए बी और सी, एंगल बी पर 90 अंश है, ठीक है। एंगल बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर बी सी, ये दो भुजाएं आपस में कैसी हैं समान है। तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है और समकोण है तो वो क्या कहलाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये कैसा था विषमबाहु त्रिभुज था, इसकी सभी भुजाएं समान थी। और ये कैसा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। हम मान लेते हैं इसकी ए भुजा ए, ये भी भुजा ए है और ये बी है, क्या है बी है। तो परिमाप क्या हो जाएगा ए प्लस बी, 2a प्लस बी हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालने को कहा जाएगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 a इंटू ए, यही बेस हो गया और यही हाइट हो गई, दोनों की चीजें समान है। तो a इंटू ए, ये 1/2 भुजा स्क्वायर। ये कौन सी कंडीशन हो गई, जब त्रिभुज कैसा हो समकोण समद्विबाहु हो। कैसा हो समकोण समद्विबाहु हो, समकोण समद्विबाहु हो। कैसा हो समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु। ये समझा दिया मैंने आपको, ठीक है फ्रेंड। अगर आपका अब कोई सवाल आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे त्रिभुजों के बारे में अच्छे से समझ लिया, कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे परिमाप निकालते हैं, किस त्रिभुज का क्या गुण होता है, ये हमने अच्छे से समझ लिया आज के एपिसोड में। अब हम इस पर अगले एपिसोड में क्या करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। परीक्षा में प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाता है वो भी करेंगे, कुछ थ्योरम्स रह गई हैं वो भी हम कराएंगे आपको। आज हमने केवल त्रिभुजों के प्रकार के बारे में समझा था फ्रेंड। हमने आज त्रिभुज को चरणबद्ध तरीके से समझा था, हमने हर चीज को एक सीक्वेंसली एक क्रम से अच्छे से समझाया। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको कुछ थ्योरम्स कराएंगे और इन पे आधारित सवालों को भी हल कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तब तक के लिए